नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार। आपके इस कक्षा में आप लोग का स्वागत है। मैं दिव्या झारिया, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोलार अकबरपुर से। आपका आज का टॉपिक रहेगा संविधान का निर्माण। इस टॉपिक पे हम आगे पढ़ाई करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारा देश 1950 को आज़ाद हुआ, अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी और बंटवारा हुआ था और हमारे यहाँ संविधान सभा का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। और संविधान सभा को बनाने में 6 सदस्यों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। अभी जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उसके आदर्श उत्तर कुछ इस तरह हैं। पहला क्वेश्चन था, संविधान सभा का गठन कब और किस योजना के अनुसार किया गया? किस योजना के अनुसार किया गया? संविधान सभा का गठन, आंसर है ये, संविधान सभा का गठन अक्टूबर 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार किया गया। दूसरा क्वेश्चन था, दमित समूह की सुरक्षा के पक्ष में किए गए विभिन्न दावों पर चर्चा कीजिए। आंसर है इसका, संविधान सभा में आसीन दमित जातियों के कुछ प्रतिनिधि सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों की समस्या को केवल संरक्षण और बचाव से ही हल नहीं किया जा सकता। हरिजन संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। आरंभ में डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचिका की मांग की थी और बाद में उन्होंने इस मांग को छोड़ दी थी और हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएं, उन्होंने ये मांग की थी। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, उद्देश्य प्रस्ताव में किन बातों पर जोर दिया गया था? आंसर है, प्रभुता संपन्न स्वतंत्र भारत की स्थापना और उनके सभी भागों और सरकारों के अंगों को सभी प्रकार की शक्ति और अधिकार जनता को प्राप्त होने चाहिए। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायपद अवसर और कानून के समक्ष समानता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अंतर्गत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, निष्ठा, पूजा, व्यवसाय, संगठन और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी देना है। अब हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे। हम हजारों सालों से तक दबाया गया है। दमित जाति जो नीचे वर्ग के काम करने वाले लोग होते थे, उन्हें दलित जाति के कहा गया है। उनके अधिकारों को किस तरह से परिभाषित किया जाए? राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अम्बेडकर दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग की थी और महात्मा गांधी ने भी इसका विरोध किया था। ऐसा करने से ये समुदाय स्थायी रूप से शेष समाज से कट जाएगा, उनका मानना था। दमित जातियों के कुछ सदस्यों का आग्रह था कि अस्पृश्यों यानी अछूतों की समस्या से केवल संरक्षण के बचाव के जरिए हल नहीं किया जा सकता था। इसमें क्या बोलते हैं कि उसके पीछे विभाजित समाज के कायदे, कानून, नैतिक मूल्य मान्यताओं का हाथ था। उनकी सेवा और श्रम का इस्तेमाल किया जा रहा था। उन्हें सामाजिक तौर पर खुद दूर रखा जा रहा था। अन्य जातियों के लोग उनके साथ घुलने मिलने से कतराते थे, खाना नहीं खाते थे, मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था। मद्रास के सदस्य जे नागप्पा ने कहा है कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब कष्ट उठाने को तैयार नहीं है, उन्होंने कह दिया था। और नागप्पा ने कहा कि संख्या की दृष्टि से हम हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। आबादी में उनका हिस्सा 20 से 25% है। उनकी पीड़ा का कारण यह है कि उन्हें बाकायदा समाज में राजनीति के हाशिए पर रखा गया है। उनके पास ना तो शिक्षा की पहुंच थी,
ना ही शासन में हिस्सेदारी थी। इसके पक्ष में श्री केजी खांडेलकर ने कहा, हमें हजारों साल से दबाया जा रहा है, इस हद तक दबाया जा रहा है कि हमारे दिमाग में हमारी देह काम भी नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो चुका है। संविधान सभा में अंततः यह सुझाव दिया गया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों को सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएं और निचली जाति को विधायिका और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इससे सारी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। सामूहिक भेदभाव को केवल संवैधानिक कानून पारित करके खत्म नहीं किया जा सकता, समाज की सोच में भी बदलाव लाना पड़ेगा। फिर है राज्य की शक्तियां। संविधान सभा में इस बात पर बहुत ज्यादा बहस हुई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अधिकार क्या होने चाहिए। जो लोग शक्तिशाली केंद्र के पक्ष में थे उनमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू थे। वे चाहते थे कि एक दुर्बल केंद्रीय शासन व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी, क्योंकि ऐसा केंद्र शांति स्थापित करने में सक्षम नहीं होगा और आम सरोकारों के बीच समन्वय स्थापित करने में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश के लिए आवाज उठाने में सक्षम नहीं होगा। संविधान के मसौदे के विषय में 3 सूचियां बनाई गई, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची के विषय में केवल केंद्र सरकार इसके लिए निर्णय ले सकती है या इसके अधीन होते हैं ये। दूसरी सूची के विषय में केवल राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और तीसरी सूची के विषय में केंद्र और राज्य दोनों साझा होते हैं, जिसमें दोनों लोग नियम और कानून बना सकते हैं। परंतु अन्य संघों की तुलना में बहुत ज्यादा विषयों को केवल केंद्र के नियंत्रण में रखा गया था। जैसे खनिज पदार्थ तथा प्रमुख उद्योगों पर भी केंद्र सरकार को ही नियंत्रण दिया गया था। कुछ करों जैसे सीमा शुल्क, कंपनी कर से होने वाली आय केंद्र सरकार के पास रखी गई थी और कुछ अन्य मामले जैसे आयकर और आबकारी शुल्क में होने वाली आय राज्य और केंद्र सरकारों के बीच बांट दी गई थी और अन्य मामलों से होने वाली आय जैसे राज्य स्तरीय शुल्क पूरी तरह से राज्यों को सौंप दी गई थी। राज्य सरकार को अपने स्तर पर कुछ भी अधिभार और कर वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया था। वे जमीन और संपत्ति पर बिक्री तथा बोतलबंद शराब पर अलग से कर वसूल कर सकते थे। फिर है केंद्र बिखर जाएगा। राज्यों के अधिकार में सबसे शक्तिशाली हिमायत मद्रास के सदस्य सल्तनम ने पेश की थी। उन्होंने कहा था केवल राज्य को बल्कि राज्य को नहीं केवल केंद्र को मजबूत बनाने के लिए शक्तियों का पुनर्वितरण जरूरी है। तमाम शक्तियां केंद्र को सौंप देने से वह मजबूत हो जाएगा। सल्तनम ने कहा कि यह गलतफहमी है कि अगर केंद्र के पास जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां होंगी तो वह प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कुछ दायित्वों की कमी करने से राज्यों को सौंप देने से, अधिकार सौंप देने से केंद्र ज्यादा मजबूत हो सकता है। यदि राज्यों के पास पैसा नहीं होगा तो राज्यों का विकास और परियोजनाएं कैसे चलेंगी। मैं ऐसा संविधान नहीं चाहता जिसमें इकाई को आकर केंद्र से कहना पड़े कि मैं अपने लोगों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकता, मैं उन्हें साफ सफाई नहीं दे सकता, मुझे सड़कों में सुधार, उद्योगों की स्थापना के लिए खैरात दे दीजिए। बेहतर होगा हम संघीय व्यवस्था को पूरी तरह खत्म कर दें और एकल व्यवस्था स्थापित करें। सल्तनम ने कहा अगर पर्याप्त जांच पड़ताल किए बिना शक्तियों का प्रस्तावित वितरण लागू किया गया तो हमारा भविष्य अंधकार में पड़ जाएगा। उन्होंने समवर्ती सूची और केंद्रीय सूची में कम से कम विषयों को रखा जाए। उड़ीसा के एक सदस्य ने यहाँ तक कहा और चेतावनी दे डाली कि संविधान में शक्तियों का बेहिसाब केंद्रीकरण के कारण केंद्र बिखर सकता है, ये प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। इसलिए राज्य को भी उतनी शक्तियां प्रदान की जाएं जिससे राज्य को बाद में राज्य और केंद्र के बीच में मतभेद का शक्तियों के कारण मतभेद का कारण ना बने। आज हमें शक्तिशाली एक शक्तिशाली सरकार की आवश्यकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने घोषणा की थी कि एक शक्तिशाली और वे एकीकृत
केंद्र चाहते हैं, उनकी मांग थी। प्रांतों के लिए अधिक शक्तियों की मांग का जवाब देते हुए गोपाल स्वामी अय्यर ने जोर देकर कहा था कि केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। संयुक्त प्रांत के एक सदस्य बालकृष्ण शर्मा ने विस्तार से इस बात पर प्रकाश डाला कि शक्तिशाली केंद्र का होना जरूरी है ताकि वे देश के हित में योजना बना सके, आर्थिक संसाधनों को जुटा सके, एक उचित शासन व्यवस्था स्थापित कर सके और देश को विदेशी आक्रमणों से बचा सके। विभाजन से पहले कांग्रेस प्रांतों को काफी स्वायत्तता देने पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। कुछ हद तक यहाँ मुस्लिम के लोग इस बात का भरोसा दिलाने की कोशिश की थी जिन प्रांतों में लीग की सरकार बनी है वहाँ दखलंदाजी नहीं की जाएगी और औपनिवेशिक शासन द्वारा थोपी गई एकल व्यवस्था पहले से ही मौजूद थी यहाँ पर और केंद्र के अधिकारों को राष्ट्रभाषा जब हम एक देश के विभिन्न भागों के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। हमारा देश ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं और बहुत सारे भाषाभाषी लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जहाँ पर उनकी सांस्कृतिक विरासत अलग हो और एक राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जा सकता है, वहाँ पर एक राष्ट्र का निर्माण किस तरह से होगा, कैसे लोग एक दूसरे से बात सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, जबकि वो एक दूसरे की भाषा भी नहीं समझते। संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर कई महीनों तक बहस चलती रही और कई बार तो काफ़ी तनातनी पैदा हो गई। कांग्रेस ने यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का मानना था कि हर एक को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से समझ सकें। हिंदुस्तानी भाषा हिंदी और उर्दू के मेल से बनी जो भाषा बनेगी वो हिंदुस्तानी भाषा कहलाई, जो जनता के एक बहुत बड़े हिस्से की भाषा थी और यह विविध संस्कृतियों के आदान प्रदान से समृद्ध हुई थी। ये एक साझी भाषा थी। जैसे जैसे समय बीतता गया बहुत तरह के स्रोत, नए नए शब्द और अर्थ इसमें समाते चले गए। उसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत सारे लोग समझने लगे। महात्मा गांधी को लगता था कि यह बहुसांस्कृतिक भाषा विविध समुदाय के बीच संचार का आदर्श भाषा हो सकती है। वह हिंदुओं और मुसलमानों को, उत्तर दक्षिण के लोगों को एकजुट कर सकती है। लेकिन 19वीं सदी के आखिर में यह भाषा के रूप में हिंदुस्तानी धीरे धीरे बदल रही थी। हिंदू और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ तो फारसी और अरबी के मूल के सारे शब्दों को हटाकर हिंदी भाषा को संस्कृतनिष्ठ भाषा बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ उर्दू लगातार फारसी के नज़दीक होते जा रही थी। हिंदी की हिमायत। संविधान सभा के शुरुआती सत्र में संयुक्त प्रांत के कांग्रेसी सदस्य आरवी धुलेकर ने इस बात के लिए पुरजोर शब्दों में आवाज उठाई थी कि हिंदी को संविधान निर्माण की भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाए। जब किसी ने कहा कि सभा के सभी सदस्य हिंदी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो धुलेकर ने पलटकर कहा कि जो भी इस सदन में लोग हैं जो भारत का संविधान रचने बैठे हैं और हिंदुस्तानी नहीं जानते हैं, वे इस सभा के सदस्यता के पात्र नहीं हैं, उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इन टिप्पणियों के कारण बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हुआ, लेकिन धुलेकर बराबर अपना हिंदी में भाषण देते रहे। जवाहरलाल नेहरू के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार सदन में शांति बहाल हुई और तकरीबन 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 के रूप में राष्ट्र की भाषा के सवाल पर
धुलेकर के भाषण ने एक बार फिर तूफान खड़ा कर दिया था। उन्होंने खड़ा कर दिया। समिति ने सुझाया कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी, परंतु समिति का मानना था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। 15 साल तक हमें सरकारी कामों के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करना जारी रहेगा और प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का अधिकार होगा। संविधान सभा की सभा समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने और सर्व स्वीकृत करने का समाधान पेश करने का प्रयास किया था। धुलेकर ने बीच बचाव की ऐसी मुद्रा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा घोषित किया जाए। उन्हें ऐसा लगता था कि लोगों की आलोचना, जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर थोपा जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। महात्मा गांधी का नाम लेकर हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, महोदय, मेरे इस बात से ज़्यादा हर्ष है कि किसी और को नहीं होगा कि हिंदी को देश की राजभाषा घोषित कर दिया गया है। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी को एक रिवायत दी गई है। मैं कहता हूँ हिंदू बिल्कुल नहीं, ये ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणति है। बहुत सारे सदस्य धुलेकर की बात को करने के अंदाज से काफ़ी दुखी थे, काफ़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन उनके भाषण के दौरान संविधान सभा के अध्यक्षों ने कई बार टोका, लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनते थे और वो अपने अलग अंदाज में हिंदी में ही बात करते थे। फिर है वर्चस्व का भय। धुलेकर के बोलने के बाद मद्रास के सदस्य श्रीमती दुर्गाबाई ने इस पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, अभी हाल में ही भारत की राष्ट्रीय भाषा का जो सवाल लगभग सहमति पर पहुंच गया है, अचानक बेहद विवादास्पद मुद्दा बन गया है। चाहे यह सही हुआ या गलत हुआ, लेकिन लोगों को यह एहसास कराया जा रहा है कि झगड़ा है कि हिंदी भाषी इलाकों का रवैया असल में राष्ट्रीय को साझा संस्कृति पर भारत की अन्य शक्तिशाली भाषाओं के स्वाभाविक प्रभाव को रोकने की लड़ाई है। श्रीमती दुर्गाबाई ने कहा कि सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा है और हिंदी के लिए विरोधियों का मानना था संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं के जड़ों तोड़ने का प्रयास है और इसके बावजूद बहुत सारे अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा, जिसमें कई विरोधों का सामना करना पड़ा। हिंदी के स्कूल खोले, कक्षाएं चलाई गईं और इस सब का नतीजा निकला है कि दुर्गाबाई ने पूछा कि सदी के शुरुआत के सालों में जिस तरह से हिंदी को अपनाया गया था, मैं उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देखकर सकते में हूँ। दुर्गाबाई ने हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अन्य भाषा को बदला जा रहा था। अब उस भाषा को बदला जा रहा था, उसमें क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश, हिंदी में क्षेत्रीय भाषाओं का समावेश उनको एक्सेप्टेड नहीं था। और इसमें एक बम्बई के एक सदस्य श्री शंकर देव ने भी कहा कि कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, परंतु उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, अगर आप हिंदी के लिए दिल से समर्थन चाहते हैं तो आपको ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे मेरा भीतर संदेह हो। इसके अलावा मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने भी इस बात पर जोर दिया कि जो कुछ भी किया जाए एहतियात के साथ किया जाए। यदि आक्रामक होकर कोई काम किया गया तो हिंदी को कोई भुला ही नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, जब हम साथ रहना चाहते हैं और एकीकृत राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं तो परस्पर समायोजन होना ही चाहिए और लोगों के ऊपर यह
कोई भी चीज़ थोपने वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। हिंदी भाषा लगभग दूसरे भाषी या दूसरे भाषा का उपयोग करने वाले लोगों पर एक तरह से थोपी जा रही थी ये भाषा। पुनरावृत्ति। अभी तक संविधान में दलित जातियों के अधिकारों को किस तरह परिभाषित किया जाए, हमने यह पढ़ा। केंद्र और राज्य सरकार के क्या अधिकार होने चाहिए, अलग अलग जो अधिकार व्यवस्थित किए गए हैं वो हमें इसमें बताने होंगे। और प्रांतों के लिए हमें किस तरह के अधिकार, किस तरह शक्ति की मांग राष्ट्रभाषा के लिए बनाए जाएं, यह किया गया है। और एक मिनट, राज्य शक्ति और केंद्र की शक्ति में जो वितरण हुआ है हमारे यहाँ, वो उसमें 3 तरह से किया गया है। जैसे राज्य में कौन कौन सी शक्तियाँ होंगी और केंद्र में कौन कौन सी शक्ति का बंटवारा होगा। इस तरह से बहुत सारे लोग इसके पक्ष में थे कि केंद्र को ज़्यादा मजबूत किया जाए, इसलिए केंद्र में ज़्यादा शक्तियाँ दे दी गई और राज्य की शक्तियाँ कम कर दी गई। यह सही नहीं रहा है। और इसमें राज्य की शक्तियाँ, राज्यों के अधिकार को सबसे शक्ति दुर्बल केंद्रीय शासन व्यवस्था देश के लिए हानिकारक होगी। सरकारों के बीच में समन्वय स्थापित करना। 3 तरह की सूचियां बनाई गई जिसमें राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची है ना। इसमें केंद्र में सिर्फ केंद्र की सूची में केंद्र के विषय रखे गए और राज्य की सूची में सिर्फ राज्य के विषय रखे गए। और तीसरी सूची में समवर्ती सूची है जिसमें दोनों को साझा अधिकार दिए गए कि वो उसका निर्माण कर सके। इस तरह से बनाया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न, महात्मा गांधी क्यों चाहते थे कि हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? पृथक निर्वाचिका से आप क्या समझते हैं? और विभिन्न समूहों द्वारा अल्पसंख्यक शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।